नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन से है, उनसे संबंधित प्रश्न आज हम लेंगे। ये मुख्य रूप से +2 एनसीईआरटी बेस रखा गया है। तो पहला प्रश्न है, जैसे कि जब कोई निम्न हिंदू जाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाजों का यानी जीवन शैली का अनुकरण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसकी सही अगर हम परिभाषा करेंगे तो वो है संस्कृतिकरण, इसको कहते हैं। पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि पश्चिम देशों की संस्कृति का अनुकरण करना। पर संस्कृति ग्रहण यानी दूसरे की संस्कृति का अनुकरण करना या ग्रहण करना। सात्मीकरण यानी एक संस्कृति जब दूसरे में मिलती है तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। उद्विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ओवरऑल उद्विकास का सर्वप्रथम प्रयोग है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। और समाजशास्त्र में इसका पहली बार, जिसको हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। बाकी कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे भी उद्विकास के समर्थक हैं। किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है? तो इसकी परिभाषा है ये किंग्सले डेविस की है। आगे हम चर्चा करें कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी, ये नगरीकरण से लिया गया है। नगरीकरण भी जितने भी सामाजिक परिवर्तन हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। जिससे समाज की संरचना में परिवर्तन आता है उसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। और नगरीकरण भी क्या है? एक संरचनात्मक परिवर्तन है। तो भारत में धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। तो 2001 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी है वो नगरों में निवास करती है? तो 31.16% आबादी है वो नगरों में निवास करती है। निम्न में से वह सामाजिक परिवर्तन जो धीरे धीरे विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्विकास कहते हैं। आविष्कार तो कोई नया आविष्कार करना होता है। और प्रसार कहते हैं जब एक संस्कृति के तत्व पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं तो उसको हम प्रसार कहते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा एमएन श्रीनिवास ने दी थी। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में जो ब्रिटिश शासन का प्रभाव है उनको मुख्य रूप से शामिल किया। तो प्रश्न ये बनता है कि उन कितने वर्षों के प्रभावों को एमएन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण कहा है? तो उन्होंने अपनी परिभाषा में शामिल किया है 150 वर्षों को शामिल किया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह है। किसने कहा कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है? तो प्रगति की ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है ओगबर्न ने। किसने दी? ओगबर्न ने दी है। निम्न में से संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन से? देखो मैंने बताया ना, दो प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संरचनात्मक जो समाज की संरचना में परिवर्तन लाती है और सांस्कृतिक जिससे समाज की संस्कृति में परिवर्तन आता है। तो पश्चिमीकरण से संस्कृति में परिवर्तन आता है। नगरीकरण से संरचना में परिवर्तन आता है। गांव की संरचना बदल जाती है नगरों में आकर। लौकिकीकरण में भी सांस्कृतिक परिवर्तन है और आधुनिकीकरण भी सांस्कृतिक परिवर्तन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है वो आर्थिक कारण माना है। उनका पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो आर्थिक सिद्धांत इनको हम कह सकते हैं। कौन सी विशेषता पश्चिमीकरण की नहीं है? तो पश्चिमीकरण की विशेषता क्या है? बौद्धिकता का विकास होता है, ये पश्चिमीकरण की सब है। लौकिकता आती है, ये भी पश्चिमीकरण की विशेषता है। तार्किकता आती है, ये भी पश्चिमीकरण की एक विशेषता है। धार्मिकता पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है। इसमें क्या था? धर्मनिरपेक्षता आता। बौद्धिक विकास को सामाजिक परिवर्तन का कारण किसने माना? तो बौद्धिक विकास को सामाजिक परिवर्तन का कारण है वो सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने माना था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। और उन्होंने सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली धार्मिक थी, फिर तात्विक थी और फिर प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवस्था आई थी। किस जाति के शोध के आधार पे एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा थी वो प्रस्तुत की थी? तो कुर्ग
जाति के आधार पे ये मैसूर वर्तमान कर्नाटक में मुख्य रूप से एक जाति है। ओक्कालिंगा जब एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी तो उन्होंने इस क्षेत्र की ओक्कालिंगा जाति को प्रबल या प्रभु जाति माना था। किसका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर कुछ निश्चित सत्रों से होकर गुजरता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ये कहते हैं कि उद्विकास है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है, जो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। आगे है, निम्न में से उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं। उद्विकास परिवर्तन वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। कुछ चक्रीय सिद्धांत है वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है वो एक चक्कर के रूप में होता है, जैसे कि फैशन का होता है। कुछ कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में होता है। तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक कौन से हैं? तो विल्फ्रेड प्रेटो, स्पेंगनर और टाइनबी ये चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। कार्ल मार्क्स है वो किस सिद्धांत के समर्थक हैं? वो उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म के प्रभाव में कमी आना, वृद्धि होना नहीं है। वृद्धि होना सांप्रदायिकता हो जाएगी। आधुनिकता में वृद्धि होना भी मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ नहीं है। किस विद्वान ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया तो ये किसने दिया था? विल्फ्रेड प्रेटो ने दिया था। किसने दिया था? विल्फ्रेड प्रेटो ने दिया था। अभिजात का अर्थ होता है कि समाज के उच्च वर्ग। इन्होंने अमेरिकन समाज में कुल 3 प्रकार के उच्च वर्गों की बात की थी। एक सैनिक रूप से, एक राजनीतिक रूप से और एक व्यावसायिक रूप से। जो भी उच्च होते हैं उनसे अभिजात वर्ग मिलता है। और ये कहते हैं कि सत्ता में जब अभिजात वर्ग होता है तो सामान्य जनता होता है। इसको शेर एवं लोमड़ी का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अभिजात वर्ग को शेर की उपमा दी है और सामान्य जनता को लोमड़ी की उपमा दी है। और कहते हैं कि धीरे धीरे इस सामान्य जनता से कुछ लोमड़ी टाइप के यानी चालाक लोग आते हैं और वो अभिजात वर्ग का स्थान है वो ग्रहण कर लेते हैं, यानी सत्ता में आ जाता है। यानी अभिजात वर्ग का परिभ्रमण ये सिद्धांत है वो चलता रहता है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास हैं। कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। आगे है, सामाजिक परिवर्तन में सीमाओं का सिद्धांत है वो किसने दिया? सामाजिक परिवर्तन में सीमाओं का सिद्धांत, तो इसको कई नाम से जानते हैं। पेंडुलम का सिद्धांत कहते हैं, उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था सेरोकिन ने। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि एक जैसे पेंडुलम होता है ना घड़ी का, तो वो इधर जाता है इधर जाता है, इसके बीच में घूमता रहता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि ये 2 सीमाएं हैं, इनसे बाहर सामाजिक परिवर्तन नहीं जाता। इसे पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं। मैकआइवर, बाकी प्रेटो, स्पेंसर और टाइनबी ने जो चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मैकआइवर एवं पेज ने सामाजिक प्रतिमानों के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने मैकआइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कुल 3 प्रतिमान बताए हैं। कितने प्रतिमान बताए हैं? 3 प्रतिमान बताए हैं। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है सेरोकिन। बाकी डेविस ने कौन सा दिया था? ह्यूमन सोसाइटी दिया था। इन्होंने माइंड एंड सोसाइटी दिया था और ओगब्रन ने सोशल चेंज दिया था। आगे है, डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को समाजशास्त्र में किसने लागू किया? तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास सिद्धांत वो लागू किया था। यांत्रिक एवं सामयिक एकता, तो यानी ये सामाजिक परिवर्तन किसका मानना है कि पहले यांत्रिक परिवर्तन था, अब सामयिक परिवर्तन आ गया है। तो ये इमाइल दुर्खिम का मानना है। यांत्रिक सरल समाज हुआ करते थे प्राचीन समय में, वो यांत्रिक यंत्र की भांति थे। जैसे यंत्र के लिए हम कोई बटन दबाते हैं तो वो यंत्र तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है बगैर सोचे समझे। सामयिक का अर्थ होता है शरीर की भांति। तो ये आधुनिक समाज है वो क्या है? सामयिक समाज है। इनमें जो श्रम का विभाजन होता है वो विशिष्टता के आधार पे होता है और इसमें लोग क्या होते हैं? ऑलराउंडर टाइप के होते हैं, सारे कार्य कर लेते हैं। श्रम विभाजन होता है वो कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। संघर्ष के सकारात्मक पक्षों पर किसने चर्चा की?
संघर्ष के सकारात्मक एक सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का, संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स है, डेरोन होप है, लेविस कोजर है। तो इनमें इन्होंने कुछ ने लेविस कोजर ने क्या कहा कि संघर्ष के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। उन्होंने कहा था समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व, जैसे कि कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल्व होता है, वो किसके लिए होता है? उसकी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि वो फट ना जाए। इसी प्रकार से संघर्ष से भी क्या होता है कि समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो चरम पे जाने से बच जाती है। तो ये लेविस कोजर ने कहा था। सामाजिक परिवर्तन में किसने? सत्ता को, तो उन्होंने संघर्षवादी सिद्धांत दिया और सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण माना कि सत्ता के कारण ही परिवर्तन होते हैं। तो वो है डेरेन होप। कौन है? डेरेन होप। प्रौद्योगिकी निर्णयवादी किससे कहते हैं? यानी प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक परिवर्तन का निर्णय होता है। तो ये है वेबलेन। किसने कहा? वेबलेन ने यह सिद्धांत दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की। आगे है किसने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया? चुनौती सामने आती है तो उसका प्रत्युत्तर करते हैं, तो इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा टाइनबी ने कहा था। किसने कहा? टाइनबी ने कहा। मार्क्स ने किस पुस्तक में कहा कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये इन्होंने 1848 में इनकी पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसकी शुरुआत इस लाइन से होती है। सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की और उद्विकास को स्पष्ट किसने किया? स्पेंसर ने किया। किसने किया? स्पेंसर ने किया। इंद्रिय परक संस्कृति पर की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा है वो सेरोकिन ने दी थी। जब हम पेंडुलम की बात कर रहे थे ना कि घड़ी के दो पेंडुलम होता है, एक इसकी सीमा ये है, दूसरी ये है, तो वो सेरोकिन कहते हैं कि एक तरफ तो इंद्रिय परक संस्कृति है यानी भौतिक संस्कृति है, और दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में आध्यात्मिक संस्कृति है। क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति है। और बीच में जो संस्कृति होती है वो क्या होती है? आदर्श संस्कृति होती है। तो ये इंद्रिय परक संस्कृति है, ये अवधारणा सेरोकिन ने दी थी। उद्विकास के 3 चरण जंगली, बर्बर और सभ्य किस विद्वान ने बताए थे? तो ये बताए थे मॉर्गन ने। पहली अवस्था जंगली, बाद में बर्बर, फिर सभ्य। जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रारूप में आता है? जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो किस प्रारूप में आता है? तो इसका सही आंसर होगा कि वो उतार चढ़ाव, जनसंख्या में उतार चढ़ाव है वो आते रहते हैं। आगे है किसने कहा कि अधोसंरचना में परिवर्तन से अधिसंरचना? अधोसंरचना में इन्होंने कहा अधोसंरचना को, अगर आप अंग्रेजी शब्दावली इसकी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर से सुपरस्ट्रक्चर है वो बदल जाती है। तो ये मार्क्स ने कहा था। इनके अनुसार जो अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार की है? वो आर्थिक है। किस प्रकार की है? आर्थिक है। अगर आर्थिक परिवर्तन आता है तो फिर समाज में भी परिवर्तन आता है, राजनीति में भी परिवर्तन आता है। तो समाज को इन्होंने सुपरस्ट्रक्चर या अधिसंरचना कहा है। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे ही दास आदिम से दास युग आया, दास युग से फिर औद्योगिक युग आया, पूंजीवादी युग आया, तो अगर पूंजीवादी युग को बदलेंगे तो फिर समाज में भी बदलाव आ जाएगा। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचनाकार कौन है? टाइनबी है। इन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत कहते हैं? तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, उतार चढ़ाव, पेंडुलम, या इसे सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे है कौन सा एक युगम गलत है? तो आर्थिक निर्धारणवाद, मार्क्स सही है। पश्चिमीकरण, योगेंद्र सिंह गलत है। लौकिकीकरण, श्रीनिवास सही है। सांस्कृतिक विलंबन, सोशल चेंज नामक पुस्तक थी जिसमें ये सिद्धांत है वो 1922 में ये पुस्तक आई थी। 1922 में आगबरन की सोशल चेंज पुस्तक आई थी जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत है वो दिया था। पश्चिमी संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति का उदाहरण है? जो 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी सेरोकिन ने, उसमें किस प्रकार की संस्कृति है पश्चिम की? इंद्रिय परक संस्कृति है, भौतिक चीजों को विशेष महत्व देती है।
सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, जिसकी बात मैंने अभी की 1922 में, किसने लिखी थी? ओकबर्न ने लिखी थी। किसने? ओकबर्न ने। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत दिया था और दो प्रकार की संस्कृति बताई थी, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति यानी रीति रिवाज परंपराएं पिछड़ जाती है तो उसको हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोबाइल कहीं पहुंच गए लेकिन टावर अभी नहीं लगा है, तो वो पिछड़ापन है, प्रौद्योगिकी पिछड़ापन है। इसी प्रकार से जब संस्कृति का भौतिक पक्ष आगे चला जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है तो उसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक है, यानी फंक्शन यानी प्रकार्य, कुछ सकारात्मक प्रकार्य है। तो ये किसने लिखी थी? लेविस कोजर ने लिखी थी। किसने कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है सामाजिक संरचना में परिवर्तन? जॉनसन। किसने कहा? जॉनसन ने कहा। स्पेंगनर ने सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में कितनी संस्कृतियों का अध्ययन किया? तो स्पेंगनर ने कुल 8 प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन किया था। 21 संस्कृतियों का अध्ययन है वो टाइनबी ने किया था। किसने दिया था? टाइनबी ने अपने चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत के अंदर। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदलता है उसी प्रकार से संस्कृति है, उसमें भी परिवर्तन आता है। पहले बसंत आती है, फिर पतझड़, शीत, इस प्रकार से मौसम की भांति है वो परिवर्तन आते रहते हैं। किसने कहा कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो उसको सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ओकबर्न ने ऐसा कहा। सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? तो सेरोकिन ने दी। किसने दी? सेरोकिन ने। सांस्कृतिक निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी किसने दी? कार्ल मार्क्स ने की। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी किसको कहा जाता है? बेबलिन को कहा जाता है। उद्विकासीय सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरण होता है। उद्विकास में कैसे होता है? उद्विकास में चक्रीय नहीं होता है, उतार चढ़ाव वाला नहीं होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रेखीय परिवर्तन होता है। आध्यात्मिकता पर केंद्रित संस्कृति है। तो जो 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी, आदर्श संस्कृति यानी दोनों के बीच की स्थिति, इंद्रिय परक संस्कृति यानी पश्चिम देशों की संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति, और विचारात्मक संस्कृति यानी आध्यात्मिकता पर आधारित संस्कृति, जैसे कि प्राचीन भारत में या पूर्व की संस्कृति को कहते हैं। और आदर्श संस्कृति इनकी दोनों के बीच की स्थिति है। तो आध्यात्मिकता क्या हो जाएगा? विचारात्मक संस्कृति हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के उद्विकास का सही क्रम बताइए। दास काल नहीं है, पहला है आदिम साम्यवादी, दूसरा दास काल, तीसरा सामंतवाद और चौथा पूंजीवाद। ये निम्न में से कौन सा भिन्न है? पेंडुलम सिद्धांत भी उसी को कहते हैं, स्प्रेल सिद्धांत भी उसी को कहते हैं, सीमाओं का सिद्धांत भी उसी को कहते हैं। ये तीनों सेरोकिन ने जो सिद्धांत दिया था ना अपना, उतार चढ़ाव का सिद्धांत या सीमाओं का सिद्धांत या पेंडुलम का सिद्धांत, ये उस एक के ही नाम है। और उद्विकासीय सिद्धांत है वो इनसे अलग है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से सामाजिक प्रगति की विशेषता है। सामाजिक प्रगति क्या होती है? मूल्यों पर आधारित होती है, वांछित दिशा में परिवर्तन होता है, स्वचालित नहीं। तो प्रगति क्या होता है? जब हम अपनी इच्छित दिशा में परिवर्तन को ले जाना चाहते हैं। हमने जैसे कि अभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उस कंपटीशन की तैयारी के बाद आप वो लक्ष्य हासिल कर लेते हो जो आप अभी प्राप्त करना चाहते हो, तो ये क्या हो गया? आपका मूल्यों पर आधारित है। ये वांछित दिशा में परिवर्तन, आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हो, और स्वचालित नहीं है, आप इसको ले जा रहे हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च जाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को त्याग देती है और मांस मदिरा का सेवन प्रारंभ करती है, तो उसको क्या कहते हैं? लौकिकीकरण नहीं कहते, संस्कृतिकरण तो इसका उल्टा होता है। ब्राह्मणीकरण में अन्य जातियां हैं वो ब्राह्मणों का अनुकरण करती है। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृति को पहले ब्राह्मणीकरण नाम दिया था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का अनुकरण करती है, लेकिन बाद में उनको लगा कि केवल ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं करती है, वो द्विज जाति का, द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों जातियों का अनुकरण करती है। तो बाद में उन्होंने संस्कृतिकरण कहा था। इसको हम कहते हैं विसंस्कृतिकरण, यानी अपनी संस्कृति को छोड़कर अपने से निम्न संस्कृति को ग्रहण करना।
किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो मैकआइवर एवं पेज का पूरा ध्यान है वो सामाजिक संबंधों पर है। जहां भी सामाजिक संबंधों की बात आएगी मुख्य रूप से मैकआइवर एवं पेज का नाम आएगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1983 में ये पुस्तक आई थी। ये पुस्तक इनकी है, लियोटार्ड की है। किसकी है? लियोटार्ड की है। डेनियल बेल की पुस्तक है वो इसी से मिलती जुलती है, उनकी थी द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक, जो कि 1973 में आई थी। आगे है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उद्विकास का 1859 में, तो ये पुस्तक इनकी होगी, डार्विन की होगी। बहुरेखीय उद्विकासीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत दिया था जूलियन स्टीवार्ड ने। किसने दिया? जूलियन स्टीवार्ड ने दिया। ये हो चुका है। आगे द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति का समाजशास्त्र, ये पुस्तक 1955 में किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी सेरोकिन ने लिखी थी। तो ये कुछ प्रमुख पर्सन थे जो सोशल चेंज से बनते हैं। कुछ और है, द एसेज ऑन पॉपुलेशन 1898 या कई जगह 99 भी लिखा आता है। तो ये पुस्तक इसकी है। ये सिद्धांत किसने दिया था? मोल्थस ने दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत। इसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए दो प्रकार बताए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और इसमें एक था एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये जनसंख्या वृद्धि को रोकते हैं। और मानव जो रोकथाम है उसमें गर्भधारण को रोकने के लिए तरीके उन्होंने बताए थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। उस समय गर्भ निरोधक साधनों का अभाव था, तो उन्होंने दो प्रकार के बताए थे, एक प्राकृतिक निरोध और एक कृत्रिम निरोध, यानी जनसंख्या को कृत्रिम तरीके से हम कैसे रोक सकते हैं। कॉम्टे के अनुसार धर्मशास्त्रीय चरण में उद्विकास किससे होता है? तो उन्होंने तीन बताए थे, धर्मशास्त्रीय, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो फिर उन्होंने भी उपविभाजन किया था। तो धर्मशास्त्रीय सिद्धांत को इन्होंने बताया था कि बहुदेववाद से धीरे धीरे एक देववाद की ओर विकास हुआ था। मॉर्गन के अनुसार सामाजिक उद्विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मॉर्गन ने तीन प्रकार के उद्विकास के चरण बताए थे, जंगली, बर्बर और सभ्य। तो प्रारंभिक अवस्था क्या हो जाएगी? जंगली हो जाएगी। आगे है युतुत्सु, यानी सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की उद्विकास है। वो किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। तो ये सेकंड ग्रेड का आज मेरा लास्ट वीडियो था।